नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका फिजिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इसमें पढ़ने वाले हैं आपका न्यूटन्स लॉ। क्लास है आज का आपका 11। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है आपका, आपने पढ़ा भी होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि किसी पिंड की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई वस्तु देखिए, जैसे कि ये है, इस डायरेक्शन में क्या है, गतिमान है, तो ये तब तक गतिमान रहेगी जब तक भी इस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। यदि हम इसमें से कोई इस वस्तु पर कोई बाह्य बल लगा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपका स्थिर हो जाएगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, और यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। उसमें परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें कोई बाह्य फोर्स न लगा जाए, यानी कि बल न लगाया जाए। ठीक है, ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। चलते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे अब हम। अब दूसरा नियम क्या होता है आपका न्यूटन का, देखिए सेकंड लॉ भी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के समानुपाती होता है, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सेकंड लॉ होता है न्यूटन का। ठीक है, अगर हम इसे लिख के बताएं तो क्या होगा, देखिए P इक्वल टू क्या होगा आपका, संवेग परिवर्तन की दर होगी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, m कोई देखिए यहाँ वस्तु का क्या है, मास है, ठीक है, mv माइनस mu अपॉन टी। ये क्या हो गया आपका संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से ये प्रपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए P इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ मैं कांस्टेंट ले लूँगा, और ये इन दोनों में से देखिए M कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन लूँगा, तो क्या हो जाएगा ये V माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा होगा, देखिए V इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने जब गति के समीकरण पढ़े थे, V इक्वल टू होता आपका U प्लस ए टी। ठीक है, तो v माइनस यू की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ। देखिए अगर मैं v u को इधर ले आऊँ इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 80। तो मैंने आपको पिछली जो क्लास आपकी 10th ली थी तो उसमें बताया था आपको, ये सब इक्वेशंस बताए थे सारे आपको मोशंस के। ठीक है, तो अब मैंने v माइनस यू की वैल्यू निकाल ली 80, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा आपका, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए k क्या है, ये मैंने कांस्टेंट लिया है क्योंकि देखिए प्रपोर्शनल हटाया तो यहाँ कांस्टेंट लगाया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे m, अब v माइनस यू की वैल्यू मैंने देखी यहाँ से रख दी, 80 रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, 80 और अपॉन में क्या है इसके t। ठीक है, तो t से t कट गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका k m a। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। P इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका KMA। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं से रफ कर देता हूँ। अब हमारा क्या आया निकल के, देखिए हमारा आया था P इक्वल टू KMA। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ से। अब अगर हम P इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी कि P जो फोर्स हमने लगाया है, देखिए अगर हम उसे 1 न्यूटन ले लें, ठीक है, और जो हम पिंड का भार था हम उसे भी क्या ले लें, 1 kg ले लें, किग्रा। ठीक, अब एक क्या है आपका त्वरण, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो क्या ले लें, वो भी हम एक आपका मीटर सेकेंड स्क्वायर ले लें। ठीक है, क्योंकि इसका मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो देखिए के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ सब यही 1 आ जाएगा, ये भी आपका के 1 इंटू 1। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा के की वैल्यू निकल जाएगी। अब के की वैल्यू 1 यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आपका आ जाएगा MA। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से तो ये बल इक्वल टू क्या आ गया, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, यानी कि F इक्वल टू MA, जो हमने पिछली वीडियो में हम आपका सवालों में लगा देते हैं। तो F इक्वल टू MA, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका मात्रक न्यूटन है, ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अब इसे रफ कर लेते हैं। अब आता है एक न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ भी आपने पढ़ाई होगा न्यूटन का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं जिसे। ठीक है,
यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। थर्ड लॉ का मतलब ये है, यानी कि जितनी आप क्रिया दोगे किसी वस्तु पर वो आपको क्या करेगी, प्रतिक्रिया देगी उसी डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, स्प्रिंग देखी होगी। ठीक है, यानी कि कोई देखिए स्प्रिंग रिजिड पॉइंट से अगर बांध दी हमने, ये कोई स्प्रिंग है। ठीक है, अब अगर हम इस पर अब कुछ बाहर लटका दें, ठीक है, तो ये तो अपने नीचे की तरफ को खींच रहा होगा, लेकिन ये ऊपर को भी क्या हो रही होगी, इसमें प्रतिक्रिया लग रही होगी। ठीक है, इक्वल, यानी कि F1 फोर्स नीचे को मान लिया हमने, F2 ऊपर को मान लिया, तो हम कह सकते हैं F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F2, और कैसा होगा, माइनस का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल है स्प्रिंग का, काफ़ी अच्छा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम। अब संवेग का मात्रक आपको पता नहीं चाहिए क्या होता है। ठीक है, संवेग का मात्रक होता है आपका किग्रा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से निकल के आया था आपका किग्रा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक आपको याद रखना है, ये आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत बार इसमें मात्रक भी पूछे जाते हैं आपके, एक एक दो दो नंबर में या 3 नंबर में। ये होता है आपका केजी। ठीक है, ये क्या होता है आपका, संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या हम कह सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट करके ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये आपका संवेग का मात्रक है। तो आई होप आपको संवेग का मात्रक भी याद करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक होता है आपका इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है, इसे भी नोट कर लेना। हम चलते हैं इम्पल्स पे। ठीक है, अब इम्पल्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है आपका P इंटू टी, यानी कि फोर्स इंटू टाइम। अब ये होता क्या है, बल तथा समय का गुणनफल। ठीक है, ये आपका फोर्स है और ये आपका टाइम है, यानी कि टाइम और फोर्स के मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। यदि कोई बल आपका, यानी कि फोर्स P थोड़े समय के लिए, यानी कि T टाइम के लिए, ठीक है, क्रिया करता है, तब क्या होगा, आपका जो आवेग होगा वो क्या होता है, P इंटू टी होता है। तो ये इससे आपकी डेफिनेशन भी इसी से निकल जाती है। ठीक है, इम्पल्स बराबर होता है आपका P इंटू टी। ठीक है, तो आवेग का मात्रक भी क्या होता है आपका, देखिए P क्या हो गया, न्यूटन, और टी की वैल्यू क्या होती है, सेकंड। ये भी आपको याद रखना है, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए P बराबर एम ए आपने अभी पढ़ा। ठीक है, अब एम के पद्धति में m का मान देखिए क्या होता है आपका, और a का मान क्या होता है। मैंने बताया था एम के में क्या होता है, m का मान किलोग्राम में, और हम फोर्स को न्यूटन में लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार P का मान भी आ जाता है आपका। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। आपका एक होता है आपका, देखिए संवेग संरक्षण का नियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आपको बता देता हूँ संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये नियम क्या होता है आपका, संवेग संरक्षण का नियम होता है आपका, मैं लिख देता हूँ आपका। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, अब ये होता क्या है, इस नियम के अनुसार दो गोले टकराने पर, ठीक है, टकराने पर टक्कर से पहले के संवेगों का योग तथा टकराने के बाद के संवेगों का योग क्या होता है आपका, समान रहता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कोई गोले हैं आपका, देखिए एक ये M1 है और ये M2 है। ठीक है, इस गोले का टकराने से M1 M2 मान लेता हूँ, दो गोले हैं, इसका द्रव्यमान तो M1 M2 मान लिया हमने। ठीक है, अब इसका टकराने से पहले का वेग क्या होगा, इसका U1 होगा और इसका U2 मान लेंगे। ठीक है, और इसका अंतिम वेग क्या होगा, V1, और इसका क्या हो जाएगा आपका V2। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इनका जो प्रारंभिक वो है आपका, क्या कहते हैं इसे, संवेग का योग, जो प्रारंभिक संवेग का वेग इक्वल टू अंतिम संवेग का योग बताना क्या होगा आपका, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आपका इक्वेशन लिख सकते हैं
जिस प्रकार से हमने बोला, तो इस नियम के अनुसार हम क्या लिखते हैं, V1U1 प्लस क्या हो जाएगा M2U2 इक्वल आपका हो जाएगा M1V1, ठीक है, प्लस क्या आपका M2U2, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, इनके संवेग, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग क्या हो जाएंगे आपके दोनों गोलों के इक्वल। वर्क कार्य ये तो पता ही होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं रफ कर रहा हूँ। वर्क का तो आपको पता ही होगा, ठीक है, वर्क क्या होता है, यानी कि कार्य, ठीक है। किसी वस्तु पर कर्ता द्वारा किया गया कार्य, वस्तु पर लगाए गए बल तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, ठीक है। यानी कि कोई ये वस्तु है, अब कोई क्या कर रहा है, कर्ता इस पर क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, तो किया गया कार्य वस्तु की दिशा में विस्थापन, ठीक है, कुछ इस टाइप से, तो वो क्या होता है आपका कार्य होता है, ठीक है। यानी कि हम कर सकते हैं F/D क्या हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ, F/D हो जाएगा आपका वर्क, ठीक है। अगर इस F इंटू या तो SBD को हम डिस्प्लेसमेंट को S से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, FD या F cos थीटा या FD cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जब एंगल दिया हो तो कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। थीटा इक्वल टू जब 90 होगा तो आपको पता है डब्लू वर्क क्या होगा आपका 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अगर थीटा इक्वल टू हमने क्या ले लिया आपका 90, ठीक है, तो वर्क क्या होता है आपका 0 होगा। आपको ये याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। ये आपका पूछा गया कई बार पेपरों में, तो ये आपको याद रखना है। और सामर्थ्य तो आपको पता ही होगी, कर्ता द्वारा प्रति सेकंड किए गए कार्य को हम सामर्थ्य कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए बात आती है सामर्थ्य की। सामर्थ्य को हम पीछे नोट कर लेते हैं। ये भी क्या होता है आपका कर्ता द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। कर्ता द्वारा प्रति सेकंड किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं, W/T, ठीक है। इसकी आपका वाट से डिनोट करते हैं वैसे तो, या जूल पर सेकंड। वर्क का काम, वर्क की यूनिट होती है जूल, और इसकी क्या होती है टाइम की सेकंड, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा W/T। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए आपका 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है आपका, ये आपको याद रखना है। 1 किलो वाट इक्वल टू कितना होता है आपका, ये होता है देखिए आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर होती है आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। देखिए मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ खाली आपको, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके काम आएंगे पेपर में, ठीक है। मैं आपको खाली की पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा गहराई तक नहीं बता रहा। P इक्वल टू होता है PE, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है आपकी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं उसे, mgh। m पता है आपको क्या होता है मास, g आपको पता है क्या होती है गुरुत्व त्वरण, और h आपको हाइट ऊंचाई, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ KE की, ठीक है, KE की बात करता हूँ तो वो क्या होता है आपका KE, ये होता है ½ mv², ठीक है। ये भी आपको याद रखना है mv², ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। एक होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या होता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, यानी कि रूपांतरण किया जा सकता है या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की ऊर्जा के परिमाण हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है। यही क्या होता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। यानी कि जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, घटती है। आपको पॉइंट याद रखना है। परंतु गतिज स्थितिज ऊर्जाओं का योग क्या होता है, हमेशा अंत तक स्थिर ही रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, और इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कुछ न्यूमेरिकल लूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।